Hi, welcome to Srajan India. Today is 2nd of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this headline. Peace on line of actual control can help solve border issues, Army Chief. ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये LAC है चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर पे 1962 का जो वॉर हुआ था उसके बाद ये LAC केम इनटू पिक्चर। अब इंडिया और जो चाइना की जो बॉर्डर है दैट इज़ 3488 किलोमीटर लॉन्ग। ये लद्दाख यूनियन टेरिटोरी, देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमारे जो स्टेट्स हैं वो इस LAC वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये जो LAC है दिस LAC इज टुवर्ड्स लद्दाख इन नॉर्दर्न पार्ट, और जो मैकमोहन लाइन है वो ट्रेडिशनली नॉर्थ ईस्ट के एरिया को माना जाता था, बट दीज डेज ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं फॉर ईच अदर। नाउ इफ़ यू नोटिस LAC के आसपास और इंडिया चाइना बॉर्डर पे मैकमोहन लाइन, एंटायर मैकमोहन लाइन, दौलत बेग ओल्डी एक केस हुआ था, देन चुमार में हुआ था, देन डोकलाम केस, एंड देन देर वर इश्यूज अबाउट स्टेपल्ड वीज़ा। सो यहाँ पे ये देखा गया था कि बिकॉज ये जो लाइन है इंडिया और चाइना का ये पास होता है माउंटेनियस रीजन से, सो दैट इज़ वाई इनिशियली 1947 और उसके बाद हमने ये नोटिस किया था कि यहाँ पर एक्चुअल डिमार्केशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीज़न टिल डेट जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी बार बार आता रहता है। अब जो हमारे नए चीफ बने हैं आर्मी चीफ जनरल नरवाने, इन्होंने बताया है कि अगर LAC के पास पीस मेंटेन रहेगा देन इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू है वो इमीडिएट फ्यूचर में सॉल्व हो सकता है। Maintaining peace and tranquility on the line of actual control with China can set the target for an eventual solution to the border issue. We have the line of actual control with China. The border question is yet to be settled. However, we have made a little progress in maintaining peace and tranquility along the borders, and I am sure that situation will prevail. Now, ये जो इंडिया की जो नेबर्स हैं इसके साथ जो हमारी बाउंड्री है इसको डिफरेंट फोर्सेस गार्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के लिए है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, देन नेपाल एंड भूटान में है सशस्त्र सीमा बल, म्यांमार में है असम राइफल्स, एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को BSF गार्ड करती है। बांग्लादेश के साथ हमारी लॉन्गेस्ट बॉर्डर है 4096 किलोमीटर लॉन्ग। नाउ आर्म्ड फोर्सेज डू स्टे फार अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी इज़ वेरी अपॉलिटिकल, वेरी प्रोफेशनल एंड सेक्युलर। नाउ लुक एट दिस न्यूज़ हेडिंग, गगनयान चंद्रयान 3 इन मिशन मोड सेज ISRO। जो अभी चंद्रयान 2 मिशन आया था जुलाई 2019 में जो लॉन्च हुआ था वो 95% सक्सेसफुल था। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून्स सदर्न पोल विच वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय एनी कंट्री, उसके सक्सेस नहीं होने के अलावा बाकी सारा मिशन एक कंप्लीट सक्सेस था। अब इसी का जो सेकंड वर्जन आ रहा है वो चंद्रयान 3 है, और जो गगनयान है ये मैन्ड मिशन रहेगा। 4 pilots from the Indian Air Force will leave for Russia this month to receive training as astronauts of Gaganyaan, the first Indian crewed flight to space. Astronauts वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। यूरी गॉगरिन फर्स्ट एस्ट्रोनॉट माने जाते हैं। देन ये 10,000 करोड़ का होगा इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट शेड्यूल्ड फॉर 2022। तो इसके ट्रायल्स अभी स्टार्ट हो गए हैं, शॉर्टलिस्ट हो गया है और इनका अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। इट विल बी ऑलमोस्ट अ रिपीटिशन ऑफ द जुलाई 2019 चंद्रयान 2 मिशन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट, द लैंडिंग स्पॉट ऑन द मून एंड द एक्सपेरिमेंट्स टू बी कंडक्टेड ऑन द लूनर सरफेस। इंडिया जो मून है इसके सदर्न पोल के पास लैंडिंग ट्राई करेगा। अभी तक इतने साउथ में किसी दूसरी कंट्री को सक्सेस नहीं मिली है लैंडिंग कराने के लिए। यहाँ एक और बात लिखा है कि तमिलनाडु में 2300 एकड़ ऑफ लैंड इन थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ISRO का सेकेंड लॉन्च पोर्ट होगा। अभी हमारे पास है श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट है। ये जो दूसरा पोर्ट बनाने की बात चल रही है दिस इज़ इन थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब जो पोर्ट्स जो बनाते हैं अपन लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च के लिए जो साइट सेलेक्ट करते हैं ये अपन ईस्टर्न साइड में करते हैं,
बिकॉज जो अर्थ का रोटेशन होता है ये होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो हम इस डायरेक्शन में अगर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो एडिशनल स्पीड हमें मिलती है वहाँ पे. सो दिस इज द नेक्स्ट इज जीएसटी ग्रॉस रेवेन्यू क्रॉसेस 1 लाख करोड़. ये बहुत अच्छी न्यूज़ है. जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. इसने सब्ज्यूम किया है अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे पहले ऑक्ट्रॉय, देन एक्साइज ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे. इन सबको इसने मिला के एक बना दिया जीएसटी. ये जो जीएसटी है ये मल्टी स्टेज्ड है, हर स्टेज पे जीएसटी लगता है. बट द ब्यूटी इज कि हर स्टेज वाला जो जीएसटी लगा है उसका रिटर्न क्लेम कर सकता है. इसको बोलते हैं जीएसटी फाइल करना. ऑलराइट, देन ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आया था. दिस इज पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और इसमें इतनी कैटेगरीज हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 20%. ये इसके टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी के. फिर एक जीएसटी काउंसिल होती है. इसमें इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर और सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल के पार्ट होते हैं. एक जीएसटीएन नाम आता है. जीएसटीएन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो इन्फोसिस ने बनाया है और जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो दिस इज हाउ जो जीएसटी है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और ये अब जब सक्सेसफुल हो रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी अप बाय ₹19. सब्सिडी का मीनिंग होता है अगर प्राइस ज़्यादा है और वो कमोडिटी कॉमन यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी, तो गवर्नमेंट उसमें उसका प्राइस कम कर देती है और ये जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट बियर करती है. दिस इज कॉल्ड सब्सिडी. एक्चुअल प्राइस से जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो गई है एंड दिस डिफरेंस इज सब्सिडी प्रोवाइडेड. तो प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी अप बाय ₹19. एलपीजी होता है अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. इसमें इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं बिकॉज दिस प्रोपेन ब्यूटेन कॉम्बिनेशन इज ओडोरलेस एंड इथाइल मरकैप्टेन में एक ओडोर होती है. देन एक गिव अप कैंपेन आया था जिसमें गवर्नमेंट ने ये अपील किया था सबसे कि इफ़ यू आर एबल, इफ़ यू कैन पे द फुल प्राइस देन गिव अप योर सब्सिडी, सो दैट जो ज़रूरतमंद है उनके पास ये सर्विस डिलीवर करने में हेल्प मिले. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. People assembling at the Jaya Stambh Victory Pillar at Koregaon Bhima in Pune. ये 202nd एनिवर्सरी ऑफ द बैटल बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पेशवा इन 1818. ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे हुआ था और ये जो महर वॉरियर्स थे दे इन अ स्कर्मिश डिफीटेड दिस पेशवा इन 1818. देन सो दिस वॉज पेज नंबर 1. लेट अस मूव टू पेज नंबर 2, देन पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5. ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है. 9 मोर डेथ्स इन कोटा हॉस्पिटल. इसमें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, इसने इसको जब स्टडी किया इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि यहाँ पे सैनिटेशन पुअर है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है यहाँ पे. अगर एक फिगर होता है IMR, IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज होते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 33 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ है. दिस इज ऑल्दो दिस इज इम्प्रूव्ड इन द लास्ट डेकेड बट स्टिल दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी. देन लुक एट दिस पिक्चर. हॉट एयर बलून्स इन फ्रंट ऑफ जहाज महल ऑन द लास्ट डे ऑफ मांडू फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश. मांडू एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है इन मध्य प्रदेश इन धार डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे रूपमती पैवेलियन है, बाज बहादुर पैवेलियन है, जहाज महल है और एक हिंडोला महल भी है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस भी है इसका. देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड फॉर लर्निंग इन राजस्थान स्टेट. सो दिस वॉज पेज नंबर 5. ये पटनायक हैं, सुदर्शन पटनायक, ये बीच में ऐसे आर्ट बनाते हैं ओडिशा में. सो दिस इज़ 2020, हैप्पी न्यू ईयर. देन दिस इज़ अबाउट टाइगर ऑन द मूव स्टेड नियर अजंता फॉर अ वीक. टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज़ ऑन राइज. टाइगर शेड्यूल 1 एनिमल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में. ये हमारा नेशनल एनिमल भी है. प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हमने फॉर्म किए थे. जो मेन प्रॉब्लम आज आ रही है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड अदर वाइल्ड एनिमल दैट इज़ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. अब टाइगर, elephants, they want a bigger roaming area.
अब इनके फॉरेस्ट में अगर बीच में जैसे रोड निकल गई है या फिर रेलवे ट्रैक निकल गए तो एक हैबिटेट H1 ये हो गया, एक हैबिटेट H2 ये हो गया, तो इनका स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। टाइगर यूजुअली मैन पे अटैक नहीं करता है, बट अगर देखा गया है कि अगर वो टाइगर इज फोर्स टू द कॉर्नर तो वो मैन ईटर भी बन जाता है। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। देन look at this article. Kerala for steps to curb alien plants growth in Nilgiri Biosphere Reserve. Biosphere Reserve ये मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम यूनेस्को के थ्रू बनाए गए हैं। बायोस्फीयर में ये देखा गया है कि जो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है कि एक ये इकोसिस्टम है, एक ये दूसरा इकोसिस्टम है। एक स्पीशीज़ जो यहाँ पर ग्रोन हुई है, अडाप्ट की है, वो अगर दूसरे इकोसिस्टम में आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ अगर नए इकोसिस्टम में आ गई है तो इसको नेचुरल एनिमी नहीं मिलेंगे इस न्यू इकोसिस्टम में, सो ये यहाँ पे बहुत रैपिडली ग्रो करेगी। और जो यहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो दे विल बी एट लॉस बिकॉज ये उनको कॉर्नर करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली what is happening here. Rampant growth of invasive alien plants, especially tree species like Sena spectabilis, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आई है। अब ये जो है ना, इधर टाइगर रिजर्व्स भी हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के आसपास, बांदीपुर, नागरहोल इन कर्नाटका एंड मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। देन ये जो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होती है इस सेना स्पेक्टेबलिस में, the thick foliage arrests the growth of other indigenous species of trees and grasses and causes food shortage for the wildlife population, especially herbivores during summer. Moreover, wildlife would not feed on the leaves of the trees as it was on palatable for them. The point is, ये जो लोकल इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं उनको ये साइड कॉर्नर कर रही है और हर जगह फिर यही होने लग जाएगी और इससे हमारा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बहुत लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना है, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। सो देन पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, एडिटोरियल्स। This is talked about infrastructure push. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था कि इंडिया अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पुश करने वाला है फॉर नेक्स्ट 5 years। इस एडिटोरियल में उसके चैलेंजेस लिखे हैं। फॉर एन इकोनॉमी दैट इज टॉटरिंग, अ बिग बैंग अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन समटाइम्स वर्क टू टर्न अराउंड सेंटिमेंट। इकोनॉमी सेंटिमेंट्स पे चलती है। Projects in energy, roads, railways and urban infrastructure under the National Infrastructure Pipeline have been identified by the task force. अब ये जो projects हैं इनका identification easy होता है, difficult क्या होता है? Execution. The NIP task force appears to have gone project by project, assessing each for viability and relevance in consultation with the states. Now जो problem आएगी वो आएगी इसके लिए finances collect करना। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसने आइडेंटिफाई किए हैं सच एज मेट्रो ट्रेन्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स, इससे क्या होगा, जॉब्स भी क्रिएट होगा और डिमांड आएगा फॉर प्राइमरी कमोडिटीज सच एज सीमेंट एंड स्टील। सो दिस इज काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। नाउ आइडेंटिफिकेशन वॉज एन ईजी पार्ट, इम्प्लीमेंटिंग एंड कमिशनिंग देम विल बी मोर डिफिकल्ट वन। यहाँ ये लिखा है पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा फाइनेंस का। 39% ईच, सेंटर और स्टेट दोनों 39% देंगे, 30, 60, 99, 80, 78 और जो 22 है ये आएगा आपका प्राइवेट सेक्टर से। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 39% देने में प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट की हालत और ज़्यादा ख़राब है और प्राइवेट सेक्टर से जो आप 22% एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट इज़ अगेन नियर टू इम्पॉसिबल। सो डेट हमें लेना पड़ेगा, हमें लोन लेना पड़ेगा। डेट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इट रिमेन्स टू बी सीन इफ बैंक्स हैव गॉटन ओवर देयर एप्रीहेंशंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर बैड लोन ओरिजिनेटेड देयर। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, ये जो डेट लोगे, उधार लोगे, ये उधार लोगे आप बैंक से और बैंक्स पहले ही परेशान है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ऑल, सो दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। So finally, cooperation from states become very important in implementing infrastructure projects. जैसे कि आपने
जो बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट देखा था. सो सेंटर अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, स्टेट कोऑपरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So the key will be following up and reviewing the pipeline at regular interval. These should not detract from the need for a concentrated effort to invest in infrastructure. So this is a good step. Infrastructure में investment हो रहा है. At the same time, we need to be careful about these certain things, finances and states cooperation. All right. A persisting variance. इसमें ये लिखा है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ऑफ 2019, इसमें ऑल्दो जो सदर्न स्टेट्स हैं हिमाचल, सिक्किम, गोवा, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है 2015 से लेके 2020 तक इन्हें अचीव करना है. दे आर 17 इन नंबर्स और इसमें कुछ अराउंड 300 इंडिकेटर्स अपने यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं और 100 इंडिकेटर्स दिए हैं नीति आयोग ने, जिसके बेसिस पे हम मॉनिटर करते हैं कि ये 17 डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हम उस ऑन ट्रैक हैं या नहीं है. नाउ क्लीनर एनर्जी, इम्प्रूविंग सैनिटेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये जो मेजर्स हैं इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इनमें भी वर्क किया है. बट अगर हम देखें जेंडर इक्वेलिटी में, बेसिक वेलफेयर में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड हंगर, तो इसमें अ लॉट इज डिजायर्ड. द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर नॉर्दर्न स्टेट्स, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, relatively poor despite there not being such of difference in the governance structure. So the western states, Gujarat, Maharashtra, are also better off in economic growth and industry, indicating a diversified economy, higher employment ratio, skilled labor and better entrepreneurial culture. ये western जो states है उनका ये USP रहा है. A major fault line in India is in achieving gender equality, where bearing middling performers such as Himachal, Kerala and Jammu, overall gender equality में none has done well. Low sex ratio है, poor labor force participation है, presence in managerial position means जो higher post होती हैं उसमें women participation कम है, high level of informality of labor, major gender pay gap, same work के लिए females को कम payment हो रहा है, 78% of wages earned by males in regular salaried employment. लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, पार्लियामेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बिसाइड्स हाई क्राइम रेट्स अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स आर अमंग द मेजर नेशनल लेवल इंडिकेटर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस. स्टेट्स नीड टू क्लाइंब अ माउंटेन टू अचीव अ जेंडर इक्वालिटी. Women's participation in governance through parliamentary reservation would be a welcome step. ये जो पूरा आर्टिकल है ना, इसको रीड इट ऑन योर ओन, और इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं दैट यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट ऑन इन एनी एसे. दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स. नाउ ये जो आर्टिकल लिखा है ये सुहासिनी हैदर ने लिखा है द हिंदू. इन्होंने ये बताया है कि जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी NDA 1 थी, दैट वाज नोन टू रीच आउट फॉर नेबरिंग कंट्रीज. हमारी पॉलिसी भी थी नेबर फर्स्ट. बट ये जो सेकेंड गवर्नमेंट आई है, बिकॉज ऑफ सम इंटरनल स्टेप्स जो लिए हैं उसके कारण जो हमारे नेबर्स हैं वो हमें थोड़ा एक डिस्टेंस, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है. कैपिटल अर्न की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जो सॉफ्ट पावर है वो सॉफ्ट पावर अभी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है. सो दिस इज अ रनिंग कमेंट्री ऑन दैट. नेक्स्ट इज द नीड फॉर अ सिंगल एनर्जी मिनिस्ट्री. अब इंडिया में क्या है कि जो मिनिस्ट्री है, 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विद अ मल्टीट्यूड ऑफ रेगुलेटर्स गवर्न्स इंडियाज एनर्जी सेक्टर. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब की सेपरेट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं. तो इससे क्या होता है, इससे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है. सेकंड, जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है. सो इधर इन्होंने ये लिखा है कि डेटा कंस्ट्रेंट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इशू. नो सिंगल एजेंसी कलेक्ट्स एनर्जी डेटा इन अ होलसम एंड इंटीग्रेटेड मैनर. और अगर डेटा गलत होता है तो डेटा पे ही आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हो, वो पॉलिसी भी आपकी रॉन्ग हो जाती है. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्यूरोज. देन केलकर कमेटी की बात की है यहाँ पे. केलकर कमेटी इन इट्स रिपोर्ट रोड मैप फॉर रिडक्शन इन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर बाय 2030, इसने बोला था मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज आर करंटली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एनर्जी रिलेटेड इशूज, प्रेजेंटिंग चैलेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हेंस अंडरमाइनिंग एफर्ट टू इंक्रीज एनर्जी सिक्योरिटी. ये जो पैराग्राफ है ना, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर आर्टिकल.
देन ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी आई नीति आयोग की, उसने भी यही सजेस्ट किया है कि मर्ज करो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को, कोल को, एनर्जी को। द पॉइंट इज़ वी नीड, हमें कन्वर्जेंस चाहिए सबका। देन जल शक्ति का एग्जाम्पल लिया है, यूनिफाइंग क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज। इसमें जल शक्ति में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मर्ज कर दिया, तो इससे ज़्यादा इनके एफर्ट्स इंप्रूव हो गए हैं। So with quick and holistic decision making as well as providing a level playing field for various fuels, all of which can happen if a single ministry handles the entire sector. This is what it is written over here. Then ये constitution essence test for diplomacy and on-screen abuse, letters to the editor. यहाँ बात किया है no country for procedural justice. Due process is widely seen as hindrance to rough and ready solution promising substantive justice. जुडिशरी डिसीजन स्लो ले रही है, क्राइम्स आर ऑन राइज। तो आजकल ये आर्टिकल लिखा है, जैसे पॉपुलर सिनेमा में जो बात होती है क्विक जस्टिस देने का, ये एक पैटर्न अभी वी कैन सी दिस इज़ ऑन राइज। सो अभी जो किलिंग हुआ था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोल रहे हैं, बाय द पुलिस आर थॉट बाय मैनी एज जस्ट एंड नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम इट रेजेस क्वेश्चंस ऑन आवर इंस्टीट्यूशंस, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, प्रिपेयरिंग फॉर फायर्स। अभी 3 मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे 2019 में, सेंट्रल दिल्ली होटल में जिसमें 17 पीपल किल हुए, देन सूरत में कोचिंग सेंटर्स में फायर लगा था, और तीसरा अभी दिल्ली में हुआ था फैक्ट्री वर्कर्स। इन सब से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर, स्टोव बर्स्ट और ह्यूमन नेग्लिजेंस, ये सब इल इन्फॉर्म्ड हैबिट हैं जो प्राइमरी रीज़न है फायर होने के। इधर एक और बात इन्होंने कहा है, हम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016 क्यों फॉलो नहीं करते हैं। इसमें एक डिटेल्ड गाइडलाइन होती है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ ऑल काइंड्स, रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस एट्सेट्रा, एंड इंक्लूड्स अ सेपरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर ऑन फायर एंड लाइफ सेफ्टी। सो वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ऑल्दो हम फायर के रिलेटेड ड्रिल्स होनी चाहिए, फायर स्टेशंस प्रॉम्प्ट होने चाहिए, इवैक्यूएशन प्रॉम्प्ट होना चाहिए, फायर जो आते हैं ड्रिल के, वो जो पर्सनल है दे शुड बी वेल ट्रेन, बट एट द सेम टाइम जो फायर होती है वो होती है जो सोर्स पे है, उसको भी हमें टेकल करने की ज़रूरत है, एंड दैट कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग दिस नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016 और जनरल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, जैसे फायर सेफ्टी ऑडिट्स होना चाहिए। FSA should thus be made mandatory everywhere. There will help identify, monitor risk of short circuits due to changes in building, change in load pattern, inspect करेंगे बिल्डिंग को, no objection certificate देंगे। Awareness is very important because fire is like a chain. चेन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितना उसका एक इंडिविजुअल लिंक होता है। सो फायर केसेस में भी जितने भी बिल्डिंग से एसोसिएटेड पर्सन है वो उतने ही वेल अवेयर और जिम्मेदार होने चाहिए, अदरवाइज बिल्डिंग विल रिमेन प्रोन टू फायर। देन दिस इज पेज नंबर, नेक्स्ट इज पेज नंबर 12, गगनयान मिशन वी हैव टॉक्ड अबाउट, दिस इज ऑन मिशन मोड। आर्म्ड फोर्सेस डू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। देन दिस इज बोनहोमी ऑन द बॉर्डर, दिस इज ऑल्सो टू बी नोटेड, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है ये मोस्टफुली पीसफुल रहती है, नो बुलेट इज फायर्ड फॉर सो मेनी डेकेड्स। देन नो डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर NPR, ये मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है। देन पीस ऑन LSE कैन हेल्प सेटल बॉर्डर इश्यूज। या इन्होंने 2 चीज़ें और बोला है कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स होना चाहिए, और इंडियन इंडस्ट्री टू बिल्ड प्रोडक्ट्स विच वुड बी इंडक्टेड एंड सब्सिक्वेंटली इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द फील्ड। बिकॉज हम एक फॉरेन से इक्विपमेंट लेते हैं, उसकी अपडेट करने में प्रॉब्लम होती है, अपग्रेड्स में प्रॉब्लम आती है, सर्विस में प्रॉब्लम आती है, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है। तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट अ इक्विपमेंट फ्रॉम फॉरेन, उसका जो सर्विस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें इंडिजीनस इक्विपमेंट्स पे स्ट्रेस देना चाहिए। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़, GST क्रॉस रेवेन्यू ऑफ 1 लाख करोड़। देन दिस इज़ पेज नंबर 13। अभी हमने बात किया था, सुहासिनी हैदर ने जो एडिटोरियल लिखा था उसमें लिखा था इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेट पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो दैट इज़ ऑन डिक्लाइन। सो टू उसके लिए न्यू ईयर में प्राइम मिनिस्टर मेड कॉल टू ऑल साउथ एशियन लीडर्स और टू स्टार्ट न्यू ईयर ऑन अ गुड नोट। देन इंडिजिनस पीपल्स राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड,
ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में जाफना है। जब सिविल वॉर हुआ था तो जाफना से बहुत सारे लोग, ये तमिल डोमिनेटेड एरिया है, या आ गए थे तमिलनाडु में। दे आर रिफ्यूजीज। अब श्रीलंका जो गवर्नमेंट है, दे वांट टू टेक बैक ऑल दीज रिफ्यूजीज। सो दिस इज़ अ न्यूज़ आर्टिकल ऑन दैट। देन बगदाद में यूएस एम्बेसी पे अटैक हुआ था और प्रोटेस्टर एंड सीज ऑफ यूएस एम्बेसी इन बगदाद। बगदाद में प्रॉब्लम ये था कि जो ईरान और यूएसए में टेंशन्स हैं, तो दिस इज़ बेसिकली शिया मिलिशिया विच अटैक्ड इन यूएस एम्बेसी। देन ही इज़ किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया है, दिस इज़ साउथ कोरिया, दिस इज़ कोरियन पेनिनसुला। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर करता है साउथ कोरिया से, चाइना से एंड रशिया से। किम जोंग उन वहाँ के डिक्टेटर हैं और ये मिलिट्री टेस्ट करते रहते हैं, वेपन्स, न्यूक्लियर टेस्ट, और इससे यूएसए और नॉर्थ कोरिया में टेंशन्स हो जाते हैं। देन टीयर गैस फायर्ड एट हांगकांग, चाइना। वन चाइना में ताइवान और हांगकांग भी आते हैं, दोनों प्रो डेमोक्रेसी पे इंसिस्ट करते हैं और चाइना इसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। देन द नेक्स्ट इज़ ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में डिमांड का फॉल हुआ था। ये जो पूरा 2019 था, डिमांड के फॉल के गवर्नमेंट ने जैसे 3 रीजंस दिए थे। फर्स्ट इज़ लिक्विडिटी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने के। सेकेंड, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो जेन नेक्स्ट आ रही है, दैट इज़ मोर ओला एंड मोर उबर, सो दे डू नॉट फील एज इम्पॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग अ कार। तो इससे भी जो डिमांड है कार परचेज का वो डिक्लाइन हो रहा है। एंड द थर्ड इज़ BS6 नॉर्म्स जो आने वाले हैं, तो सब अपनी जो कार परचेज थी उसको होल्ड करके रखे हुए थे। दे वर वेटिंग फॉर दिस BS6, दैट इज़ वाई 2019 में ऑटो सेक्टर में डिमांड नहीं आई। देन दिस इज़ अबाउट 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन होल्ड से हीरो इलेक्ट्रिक की जो फेम 1 है, ये फेम 1 जो थी स्कीम थी टू इम्प्रूव ई-व्हीकल्स। इसका जो सेकेंड वर्जन आया था दैट इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। IRDAI ये ऑटोनोमस स्टैचुरी बॉडी है, IRDA एक्ट 1999 में आया था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दिस लाइन्स मारुति हीरो बुकिंग फर्म्स। FDI इज ऑन राइज, 15% इंक्रीज हुआ है, $26 बिलियन इन अप्रैल सेप्टेम्बर। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो FPI के थ्रू आता है या FDI के थ्रू आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो आता है बॉन्ड्स, शेयर्स मार्केट, इधर आता है, हॉट मनी रहता है ये। FDI होता है, इसमें फिजिकल प्रेजेंस आती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल। देन दिस इज़ रिफॉर्म्स टू स्पर रिकवरी इन 2020, इंडिया इंक ने कहा है कि जो स्लो डाउन था इंडिया इकोनॉमी का रिसेंट, वो साइक्लिक भी था और स्ट्रक्चरल भी था। साइक्लिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ठीक हो जाता है, स्ट्रक्चरल के लिए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए थे। सो जैसे कॉरपोरेशन टैक्स रिड्यूस किया है 30 to 25.1%, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रमोट हो रहा है। देन अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्लान कर रही है। सो दीज आर साइंस ऑफ रिकवरी। सो दिस इज़ पेज नंबर 15. This is page number 16, showcase, page number 17, this is page number 18, sports, page number 19, sports, and page number 20, sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.